Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है। ठीक है, पाठ्यक्रम के हम अंदर जाएंगे आज, क्योंकि इससे पहले हम पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई 3 में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और यहाँ पे एक टॉपिक के डीप में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सूक्ष्म एवं जैविक कृषि दिया गया है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ये मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। ठीक है, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, यदि आपने सिलेबस डाउनलोड किया है तो आप इसे देखिए। ठीक है, यदि आप नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीन में दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्म एवं जैविक कृषि दिया गया है और कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि सूक्ष्म के बारे में हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, और इसके बाद हम जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम अच्छे से पढ़ ना लें, क्योंकि यहाँ पे जीवों के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के बारे में। तब आगे हम यहाँ पे आएंगे सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ये टॉपिक जो दिया गया पहला, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्रमबद्ध तरीके से जब हम चलेंगे तो हम जो सामान्य जीव विज्ञान है, ठीक है, जो सामान्य जीव विज्ञान है, इसके टॉपिक्स को हम बहुत ही आसानी से कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक क्रमबद्ध तरीके से चलेगा तो आप भी इसे अच्छे से कैप्चर करेंगे और एक फ्लो में जब चलती है चीज़ें तो आसानी से समझ में आती है और आसानी से याद भी रहती है। तो वर्गीकरण के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम ये पढ़ेंगे, फिर हम सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि पढ़ेंगे, फिर बाद में सेल पढ़ने वाले हैं। सेल में बहुत बहुत सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है और इस प्रकार से ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। और जो टॉपिक्स आने वाले हैं मैं आपको लेक्चर से पहले बता दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम अब जीवन की उत्पत्ति का टॉपिक यहाँ पे शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स, जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक, रोजाना 8 बजे 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस, जो पेपर इसमें होंगे, इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स पे मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट। जो टॉपिक हमको अभी डिस्कस करने हैं उनके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। जीवन की उत्पत्ति के चरण, स्टेजेज ऑफ और ओरिजिन ऑफ लाइफ यहाँ पे देखेंगे हम। और इसके अंतर्गत रासायनिक विकास और जैव विकास यानी केमिकल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। साधारण अणुओं का निर्माण, कार्बनिक अणुओं का निर्माण, जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण और अणुओं की क्रियाशीलता, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी हम यहाँ पे इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। जैव विकास के अंतर्गत यानी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत कोशिका का निर्माण हम देखेंगे। और उद्विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसके अंतर्गत उपार्जित लक्षणों को वंशानुगत सिद्धांत लेमार्कवाद और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनवाद, ये हम देखेंगे दोनों को एक एक करके। और यहाँ पे बीगल यात्रा वगैरह हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे है जीवधारी गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो सजीव रहेंगे उनमें क्या गुण हो सकते हैं और जो ये गुण यदि नहीं रहे तो वो निर्जीव होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कोशिकीय संगठन, उपापचय, वृद्धि एवं विकास, श्वसन, पोषण, ठीक है, आनुवांशिकता, प्रजनन, समस्थिति, सहसंवेदनशीलता, ये गुण हम सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे।
जीवन की उत्पत्ति संबंधित जो टॉपिक्स हम देख रहे थे उसके आगे हम पढ़ेंगे आज जीवन की उत्पत्ति के चरण यानी स्टेजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के चरण। इसमें हमने जो पढ़े थे पदार्थवाद का सिद्धांत, ठीक है, पदार्थवाद का सिद्धांत जो ओपेरन द्वारा दिया गया था उसमें, उसके आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति के चरण में देखेंगे, रासायनिक विकास और जैव विकास के अंतर्गत, केमिकल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत। ओपेरन द्वारा प्रतिपादित जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों को अध्ययन में सरलता के दृष्टिकोण से दो प्रमुख भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। ये दोनों के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला रासायनिक विकास, केमिकल डेवलपमेंट। जीवों के रासायनिक विकास में निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। पहला चरण है साधारण अणुओं का निर्माण। ठीक है, साधारण अणु से बनेंगे। दूसरा चरण है कार्बनिक अणुओं का निर्माण। ठीक है, कार्बनिक मतलब जैसे CH और O, इनसे इनकी उपस्थिति उनमें होती है जिन अणुओं में, फिर वो बने। फिर यहाँ पे तीसरा चरण में आता है जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण और चौथे चरण में आएगा अणुओं की क्रियाशीलता। ठीक है, ये चारों चरण हम देखेंगे एक एक करके। पहला चरण है साधारण अणुओं का निर्माण यानी फर्स्ट स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन, कौन कौन से तत्व, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे है कार्बन तथा नाइट्रोजन N। ठीक है, जैसे हल्के परमाणु के परस्पर संयोग से जल H2O, अमोनिया तथा मीथेन CH4, ये NH4। ठीक है, ये अमोनिया होता है NH4 और एमीन। ठीक है, एमीन होते हैं इसके व्युत्पन्न जैसे RNH3, RNH2, इस प्रकार से ये हम पढ़ते हैं जैव रसायन के अंतर्गत यानी बायो मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, बायोकेमिस्ट्री में बायो मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो ये अमोनिया तथा मीथेन जैसा साधारण यौगिक का निर्माण यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है, प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण ये यौगिक गैसीय अवस्था में ही रहे। तापमान जैसा कि हमने देखा कि पृथ्वी पहले बहुत ही गर्म थी, तो वहाँ पे गर्म के कारण यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा था, तो प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण ये यौगिक गैसीय अवस्था में ही रहे। कालांतर में पृथ्वी का तापमान कम होने के कारण गहरे बादलों का निर्माण हुआ। जैसे जैसे ताप कम होता गया फिर किसका निर्माण हुआ, गहरे बादलों का निर्माण हुआ, एवं लगातार वर्षा के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भूमि जलमग्न हो गई और समुद्रों का निर्माण हो। इस प्रकार से ही समुद्रों का निर्माण हो। इस प्रकार से ये पदार्थवाद का सिद्धांत है, इसमें ये बताया जाता है। वर्षा के कारण वायुमंडल में उपस्थित अमोनिया तथा मीथेन। एक बात बताइए, मीथेन कहाँ पे यूज होती है, मतलब किस में यूज होती है, मीथेन है। ठीक है, मीथेन जो गैस है वो कहाँ पे यूज होती है बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही है। मीथेन बहुत ही आसान है, इसको आप गूगल कीजिए मीथेन कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, अमोनिया तथा मीथेन समुद्र के जल में घुल गए और वैज्ञानिक का अनुमान है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र में ही इन्हीं यौगिकों के संश्लेषण से हुई है। इन यौगिकों संश्लेषण जैसे अमोनिया और मीथेन के संश्लेषण से ही ये जो जीव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई वो समुद्र में हुई, समुद्र में इन्हीं यौगिकों से मिलकर हुई, इन संश्लेषण यानी सिंथेसिस इनका हुआ, उसके बाद ये जीव यहाँ पे आए। ठीक है, दूसरा चरण है यहाँ पे कार्बनिक अणुओं का निर्माण, सेकेंड स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मीथेन के साथ अन्य यौगिकों के संयोग से न्यूक्लियोटाइड्स व अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो क्या होते हैं, एक मिनट यहाँ पे मैंने कुछ डाला था, हाँ ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आप समझ लीजिए पहले ये क्या होते हैं, उसके बाद ही आपको वो थ्योरी समझ में आएगी। यहाँ पे ये जो न्यूक्लिक एसिड रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA और RNA इनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स आर द स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स सच एज DNA एंड RNA। जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक उप इकाई होते हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड के, जैसे DNA और RNA के। ठीक है, DNA और RNA क्या करते हैं, जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ठीक है, ये वे होते हैं। और a nucleoside composed of a nucleobase is either a pyrimidine, cytosine, thymine और uracil और purine, adenine और guanine। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, ये मिलकर बने होते हैं नाइट्रोजन क्षार से और सुगर से। ठीक है, ये इनसे मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार रहेंगे
शुगर रहेगी, शुगर भी कौन सी रहेगी जिसमें 5 कार्बन वाली शुगर रहेगी, ठीक है। जैसे राइबोस, जो हो सकते हैं राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर बेस नाइट्रोजन क्षार और यहाँ पे है क्या शुगर, इनसे इनसे मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड किसमें? न्यूक्लिक एसिड के निर्माण जैसे डीएनए और आरएनए में। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे बने होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार रहता है, शुगर रहती है और यहाँ पे फॉस्फेट समूह यहाँ जुड़ जाता है। कौन सा समूह? फॉस्फेट, फॉस्फेट समूह यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। इनसे फिर आगे फिर बनते हैं अमीनो अम्ल, ठीक है। ये इस प्रकार से ये चलती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम ये पिरिमिडीन, पिरिमिडीन के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, हमने देखा। प्यूरिन के एग्जांपल देखे एडेनिन और गुआनिन, और ये 5 कार्बन शुगर जो कि हो सकती है राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। इस प्रकार की शुगर हो सकती है। और ये हमने देखे, और क्या चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की, 5 कार्बन शुगर यहाँ पे देख लिए, ठीक है। एटलीस्ट वन, कम से कम इसमें जरूर यही रहता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में कि कम से कम एक फॉस्फेट समूह यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इनसे मिलकर फिर बनते हैं डीएनए, आरएनए, फिर इस प्रकार से आगे प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो ये हम कहाँ थे? सेकंड स्टेज में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स व अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण यहाँ पे हुआ, ठीक है। और जिन कार्बनिक यौगिकों के प्रारंभिक समुद्र में निर्माण हुआ, उन्होंने जीव की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये विभिन्न प्रकार की शर्करा, ठीक है, विभिन्न प्रकार शर्करा, ग्लिसरीन, वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड्स, अमीनो अम्ल एमिनो एसिड्स, पिरिमिडीन और प्यूरिन यहाँ पे देखिए, पिरिमिडीन और प्यूरिन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे पिरिमिडीन और प्यूरिन, पिरिमिडीन और प्यूरिन, ये क्या चीज़ होते हैं? पिरिमिडीन और प्यूरिन यहाँ पे देखिए, ये हमने न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे पढ़ा, पिरिमिडीन और प्यूरिन। ये क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड्स कंपोज्ड ऑफ ए न्यूक्लियोबेस, इधर इधर पिरिमिडीन और प्यूरिन। यहाँ पे देखिए ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, ये होते हैं नाइट्रोजन क्षार, पिरिमिडीन या फिर प्यूरिन। और पिरिमिडीन के एग्जांपल साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, प्यूरिन के एग्जांपल एडेनिन और गुआनिन, ठीक। तो ये चीजें हैं पिरिमिडीन और प्यूरिन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से थे, ठीक है। जब निर्माण हुआ जीवों का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे ये विभिन्न प्रकार की शर्करा, ग्लिसरीन, वसी अम्ल, अमीनो अम्ल, पिरिमिडीन और प्यूरिन में थे, ठीक है। ये इस प्रकार से थे। सूर्य व आकाशीय विद्युत से प्राप्त ऊर्जा तथा परस्पर घर्षण के कारण वायु में परमाणु के मध्य जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हुई। इसके परिणाम स्वरूप अमोनिया व अन्य यौगिक का निर्माण हुआ, और अन्य यौगिकों का यहाँ पे निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद तीसरा चरण हम देखेंगे जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। थर्ड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। विभिन्न अनुपात में शर्करा के अणुओं के परस्पर संयोजन से पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये जैव मॉलिक्यूल होते हैं, यानी बायो मॉलिक्यूल इसे बोलेंगे, जैव अणु इसे बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इनका वर्गीकरण जब हम करेंगे तो 3 प्रकार से करते हैं, और एक प्रकार इनका होता है हाइड्रोलिसिस के आधार पर, यानी जल अपघटन के आधार पर। तो यहाँ पे ये 3 प्रकार इसके आते हैं, ठीक है। ये होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, और यहाँ पे होता है पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोनो मतलब जिसमें एक समूह हो, कौन सा? सैकेराइड वाला। यहाँ पे सैकेराइड का सूत्र क्या होता है? CnH2nOn, ठीक है, CnH2nOn। यहाँ पे ये चीजें हैं। और यहाँ पे एन की जो nth नंबर है, उसका नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 3 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रहता है ये। तो ये पॉलीसैकेराइड्स यहाँ पे बने, और हम यहाँ पे थे इसका वर्गीकरण हम देख रहे थे, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ये आते हैं। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि विभिन्न अनुपात में शर्करा के अणुओं के परस्पर संयोजन से पॉलीसैकेराइड्स के नए अणु जैसे स्टार्च, ठीक है, स्टार्च,
पॉलीसेकेराइड मतलब जैसे हमने पॉलीमर पढ़ा था, याद करिए केमिस्ट्री के टॉपिक्स में। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुल, ये बहुलक के अंतर्गत आता था पॉलीमर। सैकराइड्स बहुत सारे सैकराइड्स मिलकर बनाएंगे पॉलीसैकेराइड्स, आप ऐसा याद रख लीजिए। पॉलीसैकेराइड बनने बहुत सारे सैकराइड्स मिलकर ये बनते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन आदि का निर्माण हुआ, ठीक है। पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आदि, ठीक है। इनका निर्माण जीवों की उत्पत्ति एवं विकास में एक आवश्यक चरण है, क्योंकि कोशिका भित्ति इन्हीं को शर्कराओं से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति जो सेल वॉल रहती है, ठीक है, वो इन्हीं शर्कराओं से निर्मित होती है। तथा स्टार्च व ग्लूकोज से जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। स्टार्च या ग्लूकोज से, जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना हम लोग, जैसे कोई बीमार वगैरह है, ठीक है, बीमार है यहाँ पे, तो बीमार है उसको एनर्जी के लिए कौन सी बॉटल चढ़ाते हैं? ग्लूकोज की बॉटल। तो यही वाला ग्लूकोज है। ये किसके लिए यूज होता है? ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो ऊर्जा प्राप्ति इससे होती है किसको? जीवों को, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखेंगे, अन्य रासायनिक क्रियाओं से ग्लिसरीन व वसी अम्लों के संयोग से वसा यानी फैट्स का निर्माण हुआ। फैट्स का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अमीनो अम्ल से प्रोटीन का भी निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल जैसे बने उससे फिर बने प्रोटीन, ठीक है। अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन इसका एक लक हम कह सकते हैं, ठीक है, एक लक यानी इकाई हम कह सकते हैं अमीनो अम्ल को, ठीक है। जीव की उत्पत्ति में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटीन के अणु रासायनिक संरचना की दृष्टि से सबसे बड़े अणु माने जाते हैं। सबसे बड़े अणु माने जाते हैं कौन से? प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। क्योंकि कुछ प्रोटीन में 1 लाख से अधिक अमीनो अम्ल का संयोजन होता है, ये इसलिए सबसे बड़े अणु माने जाते हैं, ठीक है, रासायनिक संरचना की दृष्टि से। चौथा चरण हम देखेंगे तो ये है अणुओं की क्रियाशीलता, फोर्थ स्टेज, रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीथेन, अमोनिया व जल के अणुओं की क्रियाशीलता के कारण प्यूरिन, पिरिमिडीन जो कि नाइट्रोजन क्षार के अंतर्गत है, ठीक है, इनका निर्माण हुआ। ये आप समझ गए ना, अभी हमने डिस्कस किया नाइट्रोजन क्षार, और वो हमने पढ़े थे न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड भी पढ़े थे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, तो उसी के अंतर्गत ये है। तो इसके कारण इसका निर्माण हुआ किसके? मीथेन, अमोनिया व जल के अणुओं की क्रियाशीलता के कारण प्यूरिन और पिरिमिड का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ का रासायनिक संयोजन शर्करा व फास्फोरस के साथ हुआ, जिससे प्यूरिन, शर्करा, फॉस्फेट व पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ। इसका निर्माण हुआ प्यूरिन, शर्करा, फॉस्फेट तथा पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड हमने देखा था ना, वहाँ पे क्या कनेक्ट होता था? शुगर, नाइट्रोजन क्षार और क्या? एक फास्फेट समूह, ठीक है। इस प्रकार ये न्यूक्लियोटाइड था। तो यहाँ पे पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड और प्यूरिन, शर्करा, फॉस्फेट का यहाँ पे निर्माण हुआ। सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड्स के रासायनिक संयोजन से अत्यंत जटिल अणु बने, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। समुद्र के जल में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण जीवन की उत्पत्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। न्यूक्लिक अम्लों का जो निर्माण हुआ तो जीवन की उत्पत्ति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो यहाँ पे प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन, ग्वानिन है, और पिरिमिडिन के अंतर्गत यहाँ पे साइटोसिन या सीटोसिन बोल सकते हैं, थायमिन, यूरासिल, ये है, ठीक है। यहाँ पे इनमें संरचनाओं में फर्क होता है, संरचना आप देख सकते हैं दोनों की। यहाँ पे इस प्रकार ये जो इसके संगठक है इस प्रकार यहाँ कनेक्ट होंगे। यहाँ पे NH फिर डबल बॉन्ड O, N फिर यहाँ डबल बॉन्ड फिर NH2, इस प्रकार से आप देख सकते हैं सर, ठीक है। ये संरचना आप एक दो बार प्रैक्टिस कर देख लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और ये आप याद आपको उतना करना नहीं है, क्योंकि ये संरचना आप देख लीजिए इस प्रकार से होती है, इतना ज़्यादा हमको नहीं चिपकाना होगा, ठीक है। हालांकि यदि आप चिपका सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके आगे हम देखेंगे चौथे चरण में पॉलीसैकेराइड्स, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल में परस्पर रासायनिक क्रियाएं होती है, और न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल का यहाँ पर निर्माण हुआ। और न्यूक्लियोप्रोटीन समुद्र के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ठीक अपने समान अणुओं का निर्माण कर सकते थे, अर्थात इनमें स्वतः द्विगुणन यानी सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता थी। अपने प्रकार के अन्य प्रतिकृति जो होती है, ठीक है, वो बना सकते हैं, यानी स्वतः द्विगुणन, सेल्फ रेप्लिकेशन, इस प्रकार से इनकी क्षमता थी इसको बनाने की, अपने जैसे संरचना।
समुद्र में कार्बनिक पदार्थों की कमी होने के साथ तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण न्यूक्लियोप्रोटीन्स के संगठन में कुछ परिवर्तन हुए और इस प्रकार उस परिवर्तन या म्यूटेशन द्वारा नए न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण होने लगा। ठीक है, नए 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 वाले जो न्यूक्लियोप्रोटीन वो बनने लगे। इस प्रक्रिया में जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रतिद्वंद्विता में अधिक सक्षम सिद्ध हुए उनकी संख्या बढ़ती गई। इनकी संख्या बढ़ती गई जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रतिद्वंद्विता में अधिक सक्षम सिद्ध हुए। यानी प्रतिद्वंद्विता मतलब जो आपस में जो ज़्यादा मजबूत था वो जो अधिक सक्षम थे, सक्षम सिद्ध प्रतिद्वंद्विता में अधिक सक्षम हुए उनकी संख्या बढ़ती गई। यानी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले फार्मूले में फिट होते गए वो उनकी संख्या आगे बढ़ती गई। ठीक है, तथा जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स इस प्रतिद्वंद्विता में सफल नहीं हुए वे नष्ट हो गए। ठीक है, वे नष्ट होते गए। जो सर्वाइव नहीं कर पाए वो नष्ट होते गए और जो सर्वाइव कर लिए वो उनकी संख्या बढ़ती गई। तो ये हमने देखा यहाँ पे जैव अणु की क्रियाशीलता हमने चारों चरण हमने देखे। तीसरा चरण, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रासायनिक विकास से। क्या क्या हमने शुरू किया? रासायनिक विकास हमने देखे। इसके अंतर्गत चारों चरण हमने देखे। साधारण अणु का निर्माण, कार्बनिक अणु का निर्माण, जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण, अणु की क्रियाशीलता, ये सारी चीज़ें देखे। इसके बाद हमने इनको जो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और अब हम देखेंगे जैव विकास, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, कोशिका का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेल। ठीक, कोशिका का निर्माण किस प्रकार से हुआ ये हम देखेंगे। अभी हमने रासायनिक विकास देखा, अब हम देखेंगे जैव विकास। उत्परिवर्तन के कारण जो नए प्रोटीन उत्पन्न हुए वे अत्यधिक चिपचिपे थे, इसलिए वे समूह का निर्माण करने लगे। ठीक है, चिपचिपे थे तो आपस में चिपक के एक ग्रुप बनाने लगे, एक प्रकार ग्रुप बनाने लगे और अनेक न्यूक्लियोप्रोटीन के समूह जल, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट आदि पौष्टिक पदार्थों की बूंद सदृश, ठीक है, सादृश, जो अच्छे से दिख सके, रचनाओं के आवरण से घिरे हुए। ठीक है, ये किस प्रकार से घिर गए? ये घिर गए न्यूक्लियोप्रोटीन के समूह जल, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट पौष्टिक पदार्थों की बूंद सदृश रचनाओं के आवरण से ये घिर गए। यह कोशिका निर्माण का पहला चरण था। ये सारी जो निर्माण हुआ वो फर्स्ट स्टेज थी कोशिका के निर्माण की। कोशिका के निर्माण का ये पहला चरण था। और कोशिका निर्माण के इस मत से वैज्ञानिकों का एक वर्ग सहमत नहीं था, ये एग्री नहीं किया, जिसका मानना था कि न्यूक्लियोप्रोटीन अत्यंत जटिल पदार्थ है। जो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं वो बहुत ही अत्यंत जटिल पदार्थ है, जिसका निर्माण केवल जीवित कोशिका में ही हो सकता है। इसका कारण यह है कि न्यूक्लियोप्रोटीन पहले बने, और इनका कहना यह है कि न्यूक्लियोप्रोटीन जो है पहले बने, इसके बाद में कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक है, जो कि अतार्किक है। इस प्रकार से ये मतभेद है यहाँ पर। ठीक है, कि किस प्रकार बने न्यूक्लियोप्रोटीन या फिर जो कोशिका वगैरह जो बनी वो। ठीक है, तो दोनों प्रकार से हमने देख लिया। ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार की कोशिका का निर्माण लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व हुआ होगा। और दक्षिण अफ्रीका के अवसादी चट्टाने यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है, और ये कायांतरित चट्टान। ठीक है, जो ये चट्टानें होती है उसमें जो अवसादी चट्टान रहेगी। ठीक है, अवसादी चट्टानों में पाए गए जीवाणु यू बैक्टीरियम आइसोलेटम के जीवाश्म 3 अरब वर्ष प्राचीन है। ठीक है, इसके जो जीवाणु जो है कौन सा, यू बैक्टीरियम आइसोलेटम, इसके जीवाश्म 3 अरब वर्ष प्राचीन है, पूर्व है, ऐसा बोल सकते हैं। पूर्व या प्राचीन दोनों एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, मतलब उनका अर्थ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, जिससे जीवन की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। ठीक है, यू बैक्टीरियम आइसोलेटम। ठीक है, इसको तो ये हमने अभी देखा जैव विकास। ठीक है, अब हम देखेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी उद्विकास का सिद्धांत, एवोल्यूशन का सिद्धांत। ये इसके आगे के टॉपिक है। और जीवों के उद्विकास के संबंध में 2 प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। पहला है उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम सिद्धांत यानी लैमार्कवाद, और दूसरा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी डार्विनवाद। ठीक, लैमार्कवाद ये वैज्ञानिक थे और लैमार्क वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो थ्योरी दी, सिद्धांत दी, उसको लैमार्कवाद बोलेंगे। और जो डार्विन वैज्ञानिक थे उन्होंने जो सिद्धांत दी उसको बोलेंगे डार्विनवाद। देखेंगे एक एक करके दोनों क्या क्या थे। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत जो लैमार्क द्वारा दिया गया है, लैमार्क वैज्ञानिक द्वारा, ये कहलाया लैमार्कवाद। ठीक है, बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं।
थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, इसको लेमार्किज्म भी बोलेंगे इंग्लिश में। यह सिद्धांत 1808 ईस्वी में फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी जे बी लेमार्क, इनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, इनके द्वारा फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है, याद रखिए फिलोसफिक जूलॉजिक नामक अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया गया। ये सिद्धांत है कौन सी बुक में इन्होंने प्रस्तुत किया? फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है किस किताब में ये किया। और इस सिद्धांत में हम देखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जीवों की शारीरिक संरचना एवं व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, वातावरण होने वाले परिवर्तन जैसे परिवर्तन होंगे, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी ठंड का माहौल चल रहा है, ठीक है, तो उस प्रकार अलग अलग जब अलग अलग ठंड पड़ती है तो वहाँ पे जो खुद को अपने अनुकूल डाल लेते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो फिर उनको दिक्कत होने लगती है, फिर वो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाते। इस प्रकार से ठंडी के मौसम में जैसे हम ऐसे जेब में हाथ डाल के रखते हैं, बहुत ही कम अपना हाथ यूज़ करते हैं, इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। मतलब वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण यहाँ पे शारीरिक संरचना और व्यवहार पे प्रभाव पड़ता है। व्यवहार में कैसे प्रभाव पड़ा है, जैसे हम पहले जब गर्मी वगैरह होती तो जैकेट ऐसे ऊपर करके चलते, जैकेट पहनते ही नहीं पहली बात, वो टी शर्ट या शर्ट वगैरह पहने ऊपर कर लेंगे, लेकिन जब ठंड आती है तो उसको हमारा व्यवहार बदल जाता है, ये किए तो फिर फिर उसके बाद पता है जेब में हाथ चले जाते हैं, पेन चलाने के लिए भी निकलता है, धीरे से निकलता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। हाँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि किस प्रकार से जो व्यवहार होता है वो चेंज होता है, ठीक है। हालांकि ये एक बहुत ही साधारण एग्जांपल, बाकी वहाँ पे बहुत सारे व्यवहार परिवर्तित हुए, ठीक है। परिवर्तित वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने के क्रम में जीवों द्वारा कुछ अंगों का प्रयोग किया जाता है एवं कुछ अंगों का प्रयोग कम किया जाता है। ये फिर ठंड से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि कुछ अंगों का जो प्रयोग है वो कम होता है और कुछ अंगों का प्रयोग ज़्यादा होता है। समझने के लिए बस करना है, बाकी ज़्यादा मत करना। ठंड का एग्जाम्पल वहाँ पे लिख कर मत आ जाना एग्जाम में, ठीक है। तो बोलोगे कि सर आपने तो बताया था, समझने के लिए बताया था मैंने, वहाँ लिखने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इस कारण उनमें कुछ विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है। जीवों द्वारा अपने जीवन में उपार्जित यानी एक्वायर की गई विशेषताएं उनकी संतानों में भी हस्तांतरित हो जाती हैं, ठीक है। ये जो जीव जो एक्वायर करते हैं, जो भी विशेषताएं एक्वायर करते हैं, वो कैसे कहाँ चली जाती है? उनके संतानों में, यानी उनके जो बच्चे वगैरह रहेंगे उनमें, ठीक है। संतान फिर आगे वो चलते जाएंगे। अगला है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि डार्विन द्वारा दिया गया है। इसको डार्विनिज्म भी कहते हैं, डार्विनिज्म या फिर डार्विनवाद, ठीक है। ब्रिटिश प्रकृति विज्ञानी चार्ल्स डार्विन 1809 से लेकर 1882 ईस्वी ने अपनी पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 ईस्वी में दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इन्होंने कौन सी किताब दी थी? फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजी ये दी थी लेमार्क ने, और ये दिए हैं डार्विन ने कौन सी? दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इसमें उद्विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रतिपादित किया था इन्होंने। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ? जो सभी जीव हैं उनकी उत्पत्ति एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है, ठीक है। अर्थात वर्तमान विश्व की सभी जीव प्रजातियां मूलतः एक दूसरे से संबंधित ऐसा बताया गया। जो डार्विन सिद्धांत है उसके अंतर्गत, यानी जो भी स्पीसीज है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव है, वो एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बात की गई कि एक कोशिकीय सरल जीव से ही सभी जीव बने, ठीक है। डार्विन यह मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है तथा जटिल जैविक संरचना वाले जीवों का विकास एक लंबे समय में अपेक्षाकृत सरल संरचना वाले जीवों से हुआ है, और जीवों के विकास की प्रक्रिया में उनमें कुछ आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं जो अगली पीढ़ी में परिलक्षित होते हैं। इस प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहेंगे, क्या कहेंगे? म्यूटेशन, ठीक है। ऐसे परिवर्तन जो जीवों की प्रकृति के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं, वे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष परिवर्तन समाप्त हो जाते हैं। जो अनुकूल रहते हैं वो आगे जाएंगे
और जो जो सही मतलब अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते वो क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं वे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएंगे, और जो नहीं है वे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, शेष जो बाकी रहेंगे वो समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति द्वारा निर्धारित यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन कहलाती है, तथा प्रकृति के अनुकूल बेहतर परिवर्तन वाले जीवों का अस्तित्व में बने रहना योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे कि हम बात कर रहा था, जैसे कि हम बात कर रहे थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो ये योग्यतम की उत्तरजीविका ये कहलाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, ये सभी आप जानते हैं और हमने अभी डिस्कस भी किया। ये इसके बारे में एक एग्जांपल और बताऊं क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। ठीक है, सुन लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे जैसे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी में कुछ एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ वगैरह जो है इस प्रकार के एम्प्लॉय। ठीक है, ये एम्प्लॉय आप देख सकते हैं। तो इसमें मान लो कंपनी को कुछ एम्प्लॉय को निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, निकालना मतलब उनको उनके पास कमी पड़ रही है। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे को निकाला गया नौकरी से। तो यहाँ पे देखो अ, उनको निकाला जाएगा जिनके पास कम कम योग्यता है। ठीक, कम योग्यता या फिर कम सक्षम है वो आगे सरवाइव करने के लिए। ठीक है, जिनके पास मतलब जो कमजोर वर्ग है उनको, जिनके पास स्किल्स कम है, ठीक है, नॉलेज वगैरह कम है, ये सारी चीज़ जो कम है उनको यहाँ पे निकाल दी है। मतलब यहाँ पे चयन किया गया किसका, जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के फॉर्मूले में फिट हो जाए, यानी कंपनी को जितने की आवश्यकता है उतने यहाँ पर रख लिए और बाकी को निकाल दिए, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में इस प्रकार के चलता है। तो यहाँ पे कंपनी को जितनी आवश्यकता थी उन्होंने रख ली, यानी ये जो दो एम्प्लॉय थे ये एम्प्लॉय अब इस रूल का फॉलो करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी इनके पास वो सारी अनुकूल अनुकूल जो गुण थे वो इसमें थे, तो ये आ गए। ठीक है, और बाकी उनको निकाल दिए। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल है, आप डेली लाइफ में देख सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से होता है। तो बस एक एग्जांपल देना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इनकी तुलना करेंगे, लैमार्क और डार्विनवाद की तुलना करेंगे यहाँ पे। तो लैमार्कवाद में हम देखते हैं, सॉरी एक मिनट पानी पी लो। लैमार्कवाद के अंतर्गत हम देखेंगे, इसके अनुसार सभी जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति यानी इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। ये लैमार्कवाद के अनुसार क्या होता है, सभी जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है। और डार्विनवाद के अंतर्गत देखेंगे तो यह सिद्धांत जीवों में किसी आंतरिक जीवन शक्ति के होने में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, ये मानता है कोई आंतरिक जीवन शक्ति नहीं। नई आवश्यकताएं तथा इच्छाएं जीवों की संरचना एवं व्यवहार में परिवर्तन करती है। आवश्यकताएं और इच्छा रहती है वो जीवों की व्यवहार में परिवर्तन करती है, जैसे कि हमने देखा। ठीक है, ठंड का एग्जांपल लिया था ना, वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे डार्विनवाद के अनुसार जीवों की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं प्राकृतिक चयन का आधार नहीं बनती है। ठीक है, प्राकृतिक चयन का आधार यहाँ पे नहीं बनेगी। जैसे हमने वो एग्जाम्पल लिया था एम्प्लॉय वाला, कंपनी का प्राकृतिक चयन ये इच्छाएं तो होगी उन लोगों की जो बाकी निकाले गए थे। ठीक है, जो एम्प्लॉय निकाले गए थे उनकी इच्छाएं भी तो रहेगी वहाँ पर रहने की, लेकिन ये इच्छाएं और आवश्यकताएं वहाँ पे काम नहीं करती प्राकृतिक चयन वाले में, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, किसी अंग का उपयोग अधिक किया जाए तो वह अधिक विकसित एवं सक्षम बनता है। ठीक है, जैसे हम जो लेफ्टिस्ट रहते हैं वो अपना लेफ्ट हैंड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो राइटिस्ट रहते हैं यानी दाहिने हाथ से अपना काम करते हैं वो राइट हैंड का अपना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो आपने देखा होगा कि आप जो काम राइट हैंड से उतने अच्छे से कर पाते हैं वो आप लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाते। ठीक है, आप जैसे लिख रहे हो तो लेफ्ट हैंड से उतना उतना नहीं लिख पाते जितना कि राइट हैंड से लिख पाते हो। तो इसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि किसी अंग का उपयोग अधिक किया जाए तो वह अधिक विकसित व सक्षम बनता है, जबकि ना उपयोग किए जाने वाले अथवा कम उपयोग किए जाने वाले अंग अल्प विकसित एवं क्षमताहीन रह जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये लैमार्कवाद के अंतर्गत ये बताया गया। और डार्विनवाद में हम देखें तो किसी अंग का विकास अथवा ह्रास उसमें होने वाले अनवरत परिवर्तनों अथवा रूपांतरण यानी कंटिन्यूअस वेरिएशन के कारण संभव होता है। लैमार्कवाद जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष यानी स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की संकल्पना को नहीं मानता है।
और जो डार्विनवाद में जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष को विशेष महत्व दिया गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डार्विनवाद के अंतर्गत है। ठीक है। जीवों द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित एक्वायर किए गए सभी लक्षण उनकी संतानों में हस्तांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर डार्विनवाद की बात करें तो डार्विनवाद के अनुसार केवल उपयोगी लक्षण एवं उपयोगी लक्षण जो कि काम के हैं अथवा परिवर्तन यानी यूजफुल वेरिएशन ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जो काम की वही जाएंगे। ठीक है, डार्विनवाद में ये बताया गया। तो ये था डार्विनवाद और लेमार्कवाद में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत, यहाँ पे लेमार्कवाद का ये है और ये डार्विनवाद का। यहाँ पे देखिए चित्र समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखो पहले ये घास वगैरह नीचे थी, तो ये जिराफ है, जिराफ का एग्जांपल दोनों में दिए गए हैं। यहाँ पे देखो तो ये पहले इसकी गर्दन छोटी थी, फिर ये घास वगैरह कम होती गई, फिर ये पेड़ थोड़े ऊंचे हुए। तो यहाँ पे देखो ये अपनी गर्दन यहाँ से पत्ती वगैरह या फिर जो भी चीज़ जो खाएगा वो खाने के लिए इसने ऊपर किया, फिर ये पेड़ और ऊँचे, फिर ये और ऊपर गया, फिर और ऊँचे, और ऊपर गया, और ऊँचे हुए, और इस प्रकार इसकी गर्दन जो हो गई वो क्या लंबी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से देखा गया। और यहाँ पे देखो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में फिट होगा। यहाँ पे देखो ये जो लोग यानी जो जिराफ यहाँ पे इस पेड़ से पत्ती वगैरह खाने में सक्षम थे, उनकी मतलब जो अपनी गर्दन वगैरह लंबी कर लिए थे, वो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉर्म में फिट हो गए। और ये जो नीचे अभी भी नीचे यानी जो घास वगैरह जो का सेवन कर रहे थे, वो कुछ समय बाद घास खत्म होने के बाद क्या ये अपना अस्तित्व खो दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे हट गए। तो इस प्रकार ये बताया गया प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार, डार्विनवाद के अनुसार। ठीक है, और ये बाकी जो है जो अपने जो कर लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में फिट हो गए वो अभी भी जीवित हैं, इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया गया। ठीक है, तो ऐसा था लेमार्कवाद और डार्विनवाद का सिद्धांत। अगला है बीगल यात्रा, द वॉयेज ऑफ बीगल। ठीक है, बीगल यात्रा चार्ल्स डार्विन ने 1831 से 1836 ईस्वी के मध्य HMS बीगल नामक जहाज से अनेक महाद्वीपों की यात्रा की। और महाद्वीप हमारे कितने हैं, क्या आप बता सकते हैं कितने महाद्वीप हैं हमारे पास? मतलब पृथ्वी में हमारे पास नहीं, मतलब पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं, क्या आप बता सकते हैं? थोड़ा बहुत जो सामान्य ज्ञान है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए। हालांकि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो पता ही होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस यात्रा से प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान ने डार्विन के द्वारा उद्विकास के सिद्धांत का विकास करने की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। जीवधारी का गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देख लेते हैं, यानी किस प्रकार से जीवधारी और जो निर्जीव होते हैं उसमें फर्क हम करेंगे। तो कुछ गुण होंगे इसमें, जैसे हम बोलेंगे कि कोई अच्छा है कोई बुरा है। ठीक है, तो अच्छा क्यों है तो उसके कुछ कारण देंगे। ये अनुशासन में रहता है। ठीक है, और ये इसका व्यवहार सही है। इस प्रकार से चीज़ें हम अच्छाई गिना देंगे। और यहाँ पे वो बोल देंगे अनुशासन में नहीं है, इसका व्यवहार बेकार है, बहुत क्रूर टाइप का व्यवहार रखता है। इस प्रकार से ये जो हम तुलना करते हैं, इस प्रकार से हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ ये गुण के अनुसार तुलना करते हैं, ये हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जीवधारी के गुण यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के गुण यहाँ पे देखेंगे। तो वो यदि रहेंगे तो जीव है, और नहीं रहेंगे तो वो खुद ही निर्जीव कहलाएगा। ठीक है, तो जो सेटिस्फाई कर लेंगे वो जीव रहेंगे, और जो नहीं करेंगे वो निर्जीव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। विश्व के सभी जीवधारी में कुछ सामान्य गुण पाए जाते हैं जिनके आधार पर निर्जीव पदार्थों से उनका विभेद यानी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। जीवधारियों के कुछ प्रमुख गुण यहाँ पर निम्नलिखित है, जो कि हम देख लेते हैं। सजीवों के प्रमुख गुण हम देखेंगे कोशिकीय संगठन और श्वसन, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन, पोषण न्यूट्रिशन, वृद्धि एवं विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रजनन रिप्रोडक्शन, आनुवांशिकता हेरिडिटरी, और समस्थिति होम्योस्टैसिस ये है, और संवेदनशीलता सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये गुण हम देखेंगे कि एक एक करके किस प्रकार से। कोशिका संगठन प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचना कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका सजीवों की रचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जो होती है कैसी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। श्वसन जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है। सजीव श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करके तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करके विभिन्न शारीरिक क्रियाओं हेतु कार्बोहाइड्रेट
वसा एवं प्रोटीन का विघटन करते हैं तथा जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं श्वसन से। ठीक है, अगला है उपापचय। जीवों के शरीर में कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे इंग्लिश में से बोलेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस, संपन्न होती है, जिसे उपापचय कहा जाता है। उपापचय अभिक्रियाएं जो होती है वो। ठीक है, उपापचय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उपापचय को बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन वगैरह होती है, ठीक है, उसको मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज या रिएक्शन जो होगी। अगला है पोषण। सभी जीव स्वपोषण अथवा परपोषण के माध्यम से अपना पोषण या अनुरक्षण, मेंटेनेंस तथा जैविक क्रियाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। पादप, शैवाल आदि स्वपोषी सजीव है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं अपना भोजन निर्मित करते हैं, जबकि सभी जंतु परपोषी जीव है जो पोषण की प्राप्ति हेतु स्वपोषी एवं अन्य परपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, पौधे ही बस यहाँ पे बताया गया है, जो पौधे वगैरह है वो क्या है, पौधे जो है स्वपोषी है, बाकी फिर बाकी जो परपोषी है वो अन्य स्वपोषी से या फिर परपोषी से अपना जो पोषण लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये पोषण के अनुसार यहाँ पे ये वर्गीकृत किया गया, डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, अगला है प्रजनन। यदि कोई वस्तु सजीव है तो निश्चित ही वह प्रजनन में सक्षम होगी। सजीव लैंगिक यानी सेक्सुअल अथवा अलैंगिक असेक्सुअल प्रजनन के माध्यम से अपने समान सजीवों को जन्म देते हैं। इस प्रकार वे अपनी जाति की निरंतरता व अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये प्रजनन करके अपने ऐसे जीव उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार उनकी जो प्रजाति रहती है वो बनी रहती है, उनका अस्तित्व बना रहेगा। अनुवांशिकता हम देखेंगे। सजीवों के आनुवंशिक सूचनाएं यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक की जाएगी आनुवंशिक जो सूचनाएं होती है वो। समस्थिति यानी सजीव अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखते हैं, अर्थात वे अपने शरीर के तापमान एवं विभिन्न पदार्थों की मात्रा एवं संख्या को एक निश्चित सीमा में बनाए रखते हैं। संवेदनशीलता। सजीव बाह्य वातावरण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। ये बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे गर्मी वगैरह आती है तो हम ठंडे माहौल में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब माहौल को ठंडा करना पसंद करेंगे, और इस प्रकार से ठंड वगैरह है तो माहौल को गर्म करेंगे। इस प्रकार से ये वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित और सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं ये जो सजीव होते हैं। ठीक है, तो सजीव के इतने जो गुण हैं वो हमने देख लिए। यदि ये फॉलो करेंगे तो वो सजीव है, नहीं तो वो आ जाएंगे निर्जीव की कैटेगरी में। ठीक है, निर्जीव पदार्थों की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे ये टॉपिक्स खत्म होते हैं। हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। विकास का सिद्धांत, हाँ, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कर चुके थे रिवाइज। जैविक विकास, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हमने देखा, कोशिका का निर्माण हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उद्विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखा। इसके अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत क्रम जो कि लामार्कवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, या लामार्कवाद का सिद्धांत इसे बोलते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डार्विनवाद इसे कहेंगे। और ये है, आगे हमने चीजें पढ़े, बीगल यात्रा ये हमने देखी। जीवधारी के गुण हमने देखे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस कौन से गुण यहाँ पर रहेंगे तो सजीव है और नहीं है तो वो निर्जीव है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉपिक्स जो यहाँ समाप्त होते हैं। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, या वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित। आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं।
तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स पे मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.